हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। माँ बाप का सपना पूरा करने वाला करंट अफेयर के माध्यम से हम आपको डेली 8 से 10 क्वेश्चन डीपली डीपली कवर करते हैं और इसके साथ हम स्टैटिक जीके को भी कवर करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले मोटिवेशनल कोट के बारे में। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। दोस्तों, अगर कोई इंसान एक बार मैदान में हार जाए तो दोबारा से जीतने का प्रयास कर सकता है, लेकिन किसी इंसान का अगर मन से ही कोई विश्वास उठ चुका है या मन से उसे कार्य करने का इच्छा ही नहीं है, वो इंसान कभी नहीं उठ सकता। लेकिन यहाँ पर अगर आप लगातार मेहनत करोगे तो जल्दी आपको सफलता मिलेगी और आप अपने माँ बाप के सपने को पूरा कर सकेंगे। अब बात करते हैं करंट अफेयर से संबंधित। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में किसे नामांकित किया है? तो ये कि आप कह सकते हैं शुभम गिल को, यानी शुभमन गिल को आप कह सकते हैं मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब स्टेट आइकन के रूप में नामांकित किया है। इसके साथ अगर बात की जाए, भारत के युवा क्रिकेटर शुभमन गिल को पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए राज्य आइकन के रूप में नामांकित किया है। पिछले साल अक्टूबर में भारत निर्वाचन आयोग ने प्रसिद्ध अभिनेता राजकुमार राव को नेशनल आइकन के रूप में नियुक्त किया था। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, आमिर खान और मैरी कॉम जैसी दिग्गज नेशनल आइकन रह चुके हैं। यानी भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा वोटरों को लुभाने के लिए कुछ आइकन बनाए जाते हैं, जो आप कह सकते हैं जो प्रसिद्ध क्रिकेटर भी हो सकते हैं, प्रसिद्ध आप कह सकते हैं फिल्मकार भी हो सकते हैं। जैसे इससे पहले की बात की जाए तो राजकुमार राव जो थे, आप कह सकते हैं एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। अभी आप कह सकते हैं क्रिकेटर को उन्होंने आइकन बनाया है, जैसे शुभमन गिल को बनाया है। इससे पहले सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, आमिर खान, मैरी कॉम जैसे आप कह सकते हैं आइकन रह चुके हैं। इसके साथ अगर बात की जाए भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई, तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई 25 जनवरी 1950 को। यह एक स्थानीय संवैधानिक निकाय है और संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसको रखा गया है। और 2001 में अगर बात की जाए स्वर्ण जयंती जो है इसकी मनाई गई। इसके साथ में अगर बात की जाए प्रारंभ में इसमें केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था। इसके साथ अगर बात की जाए, इस भारतीय निर्वाचन आयोग के अंतर्गत लोकसभा के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव, राज्य विधानसभा के चुनाव और देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन किया जाता है। इसके साथ अगर बात की जाए नेक्स्ट, भारतीय निर्वाचन आयुक्त में पहली मुख्य चुनाव आयुक्त महिला कौन बनी है, तो उनका नाम है VS रमा देवी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनी है, तो उनका नाम है VS रमा देवी। VS रमा देवी जो है राज्यसभा की महासचिव के रूप में भी सेवा करने वाली पहली महिला बनी। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्ट्रेटेजी के में बार बार पूछा गया है। और कर्नाटक की पहली और अब तक की एकमात्र महिला राज्यपाल भी रही हैं। यानी कर्नाटक राज्य की एकमात्र महिला राज्यपाल का नाम भी क्या है, VS रमा देवी हैं। और यही भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त भी बनी है और राज्यसभा के अंदर महासचिव के पद पर पहुंचने वाली पहली महिला भी बनी है। इसके साथ अगर बात की जाए, सुकुमार जो सेन आप कह सकते हैं ये पहले भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जो 21 मार्च 1950 से लेकर के 19 दिसंबर 1958 तक इस पद पर रहे। और इन्हीं सेवाओं के कारण इनको 1954 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। इसके साथ अगर बात की जाए 2024 का जो मतदाता आप कह सकते हैं थीम है वो क्या है, तो वह है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। यानी मतदाताओं को समर्पित है और अपने वोट की शक्ति के माध्यम से चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी के प्रति व्यक्तियों की भावना और आकांक्षाओं को व्यक्त करती है। यानी 2024 का जो आप कह सकते हैं थीम क्या है मतदाताओं के लिए, तो वो है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। इसके साथ अगर बात की जाए 2023 का जो आप कह सकते हैं मतदाता दिवस पर थीम क्या है, तो आप कह सकते हैं वोटिंग जैसा कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से वोट करता हूं। 2022 का थीम क्या मतदाता दिवस पर, तो यह है चुनाव को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना। अब क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 25 जनवरी को। और कब से बनाना स्टार्ट किया, तो 2011 से इसको बनाना स्टार्ट किया था। इसके साथ अगर बात की जाए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या थी।
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो ये है आप कह सकते हैं 85वीं, यानी 85वीं रैंक पे पहुंच चुका है भारत। इसके साथ अगर बात की जाए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के तहत दुनिया के देशों की पासपोर्ट रैंकिंग जारी की गई। इस रैंकिंग में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग पिछले साल की तुलना में एक पायदान नीचे गिरकर 85वीं हो गई है। इस रैंकिंग में 6 देश, जो यूरोपियन 6 देश हैं, वो हैं जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान, सिंगापुर, सबसे ताकतवर पासपोर्ट वाले देश बन गए हैं। और सबसे कमजोर जिसका पासपोर्ट है उस देश का नाम है अफगानिस्तान। इस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की अगर बात की जाए तो 199 देशों के ऊपर आप कह सकते हैं सर्वे किया गया। और उस सर्वे के अंदर अगर बात की जाए उनमें यह देखा गया कि किस देश का पासपोर्ट सबसे ज्यादा मजबूत है, किस देश को सबसे ज्यादा दूसरे देशों ने मान्यता दी है फ्री वीजे के रूप में। तो उसके हिसाब से आप कह सकते हैं यहां पर उसको हेनले इंडेक्स के अनुसार ताकतवर देश के रूप में माना जाता है। जैसे यहां पर 1999 देशों की एक पासपोर्ट की ताकत के आधार पर रैंक करता है। 2024 में फ्रांस इस सूची में सबसे शीर्ष स्थान पर है। इसका पासपोर्ट 194 देशों में वीजा मुक्त पहुंच प्रदान करता है। भारत पिछले साल से एक पायदान नीचे गिरकर 85वें स्थान पर आ गया, जबकि भारतीयों के लिए वीजा मुक्त पहुंचाने वाले देश 2023 में 60 से बढ़कर 62 हो गए। यानी भारत के लोगों को आप कह सकते हैं 62 देशों में वो बिना वीजा के आप कह सकते हैं यात्राएं कर सकते हैं। वहां का आप कह सकते हैं वहां की जो संस्कृति है उसका लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ अगर बात की जाए 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव कहां आयोजित किया गया, तो यह किया गया आप कह सकते हैं चंडीगढ़ के अंदर। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन चंडीगढ़ में किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पंजाब के राज्यपाल और यूटी प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित आप कह सकते उपस्थित रहे। और इसका आयोजन 17 फरवरी से 21 फरवरी तक टैगोर थिएटर में किया जा रहा है। इसके साथ अगर बात की जाए हाल ही में हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य ने की है, तो आप कह सकते हैं ये शुरुआत की आप कह सकते हैं उत्तराखंड राज्य ने। यानी उत्तराखंड राज्य ने आप कह सकते हैं हाल ही में हिमालयन बास्केट की शुरुआत की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बहुत बार पूछा गया उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर हिमालयन बास्केट का शुभारंभ किया। हिमालयन बास्केट की शुरुआत 2018 में की गई थी। क्वेश्चन आ सकता है कि हिमालयन बास्केट की शुरुआत कब की गई? 2018 में। सुमित और स्नेहा थपियाल ने की है। हिमालयन बास्केट के तहत दूध, दही, हल्दी, पुदीना जैसे कृषि उत्पाद खरीदे जाते हैं और उनसे अलग अलग उत्पाद बनाकर विदेशों में सप्लाई किए जाते हैं। तो हिमालयन उत्पाद का उद्देश्य क्या है? यानी दूध, हल्दी, पुदीना जैसे कृषि उत्पाद खरीदे जाते हैं और उनसे अलग अलग उत्पाद बना करके उनको विदेशों में सप्लाई किया जाता है। और इसकी शुरुआत हुई है, हिमालयन बास्केट की शुरुआत हुई 2018 के अंतर्गत। इसके साथ अगर बात की जाए उत्तराखंड की पुलिस ने स्मार्ट पुलिसिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है। पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए हरिद्वार में पुलिस सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर में से गश्त करेगी। ये स्कूटर उत्कृष्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा दान किए गए हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि जो सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो किस बैंक ने दान दिए हैं, तो वो कह सकते हैं उत्कृष्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक ने दान दिए हैं। उत्तराखंड हिमालय से घिरा एक उत्तरी भारतीय राज्य है। वर्तमान में इसके राज्यपाल की बात की जाए तो गुरमीत सिंह हैं और मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो पुष्कर सिंह धामी हैं। इसके साथ अगर बात की जाए हाल ही में एम्स जम्मू का उद्घाटन किसने किया, तो यह किया आप कह सकते हैं नरेंद्र मोदी ने आप कह सकते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर एम्स का उद्घाटन किया है। इसके साथ अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 4 से बढ़कर 12 हो गई। साथ ही उन्होंने ये कहा कि एमबीबीएस की सीटें 500 से बढ़ा करके 1300 कर दी गई हैं। पहले फेज में 700 बेड की व्यवस्था की जा रही है। तो यहां पर अगर बात की जाए जो जम्मू के अंदर एम्स स्थापित किया उसका उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। इसके साथ अगर बात की जाए पहला एम्स जो बना था
वो बना था आप कह सकते हैं 1956 ईस्वी में। जवाहरलाल नेहरू के अधीन, यानी उस समय जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान अधिनियम 1956 के तहत स्थापित किया। यानी 1956 में जो अधिनियम आया था, उसी अधिनियम के अनुसार 1956 में भारत का पहला एम्स स्थापित किया गया। मूल रूप से ये कलकत्ता में स्थापित करने का प्रस्ताव था, लेकिन पश्चिम बंगाल के जो दूसरे मुख्यमंत्री थे विधान चंद्र राय ने इनकार करने के बाद इसे नई दिल्ली में स्थापित किया गया। इसके साथ अगर बात की जाए, 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन आप कह सकते हैं 1 जुलाई 1882 को जो पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर विधान चंद्र राय, उनका जन्म हुआ था, और उनके जन्म के अवसर पर या उनकी जयंती पर आप कह सकते हैं डॉक्टरों को सम्मान देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अब जो फरवरी महीने के कुछ दिवस हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया जाता है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है, 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है, 7 फरवरी को राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया जाता है, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है, 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। इसके साथ अगर बात की जाए, 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है, 13 फरवरी को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अभी जो यूपी कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया, 13 फरवरी को। 14 फरवरी को जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस मनाया गया। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, विश्व मानव विज्ञान दिवस, और 17 फरवरी को विश्व पर्यटक लचीलापन दिवस मनाया जाता है। निवेश शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण ने जागरूकता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह किया है आप कह सकते हैं यह किया है DBS बैंक के साथ, डेवलपमेंट ऑफ सिंगापुर जो बैंक है उनके साथ आप कह सकते हैं इन्होंने समझौता किया है। इसके साथ अगर बात की जाए, निवेश और धोखाधड़ी वाली योजनाओं पर जागरूकता फैलाने के लिए निवेश शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण ने DBS बैंक के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के अनुसार अगर बात की जाए तो बैंक अपने विभिन्न डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से सुरक्षा संदेश प्रसारित करके IEPFA की निवेशक जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाने का काम करेगी, और इसकी स्थापना हुई है 2016 के अंदर। यानी आप कह सकते हैं निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण की स्थापना कब हुई है? 2016 में। इसमें आप कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट, उसके बाद ई का मतलब एजुकेशन, पी का मतलब आप कह सकते हैं प्रोटेक्शन, एफ का मतलब बोल सकते हैं प्रोटेक्शन, और ए का मतलब बोल सकते हैं अथॉरिटी। तो इस प्रकार से 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके साथ अगर बात की जाए, जो DBS जो बैंक है उसकी स्थापना कब हुई? तो 16 जुलाई 1968 को आर्थिक विकास बोर्ड के औद्योगिक वित्तीय पोषण गतिविधियों को संभालने के लिए सिंगापुर सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई है। विश्व बैंक के रूप में इसकी भूमिका को प्रतिबद्ध करने के लिए 21 जुलाई 2003 को वर्तमान शक्षित नाम को अपनाने से पहले बैंक को पहले से द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर के नाम से जाना जाता था। यानी इसको वैश्विक बैंक के रूप में कब मान्यता मिली? इसको मिली 21 जुलाई 2003 को आप कह सकते हैं मान्यता मिली, और इसे आप कह सकते हैं बाद में किस नाम से जाना गया? डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड के नाम से जाना गया, और इसे DBS के नाम से भी जाना जाता है। यह OCBC बैंक और यूनाइटेड ओवरसीज बैंक के साथ सिंगापुर में बड़े 3 बैंकों में से एक है। इसके साथ अगर बात की जाए, DBS ने 1994 में भारत के एक प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित किया, 1995 में अपनी पहली शाखा खोली, और वर्तमान में 12 शहरों में यह संचालित है, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, पुणे, नासिक, सूरत, कोल्हापुर, सलेम, गुडालोर और मोरादाबाद।
इसमें आप कह सकते हैं इसकी शाखाएं खोली गई हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और अपने माता पिता का सम्मान करें, देश के जवानों का सम्मान करें, हमेशा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।